Hello, good morning, everybody. Okay, today we are going to discuss about expression for torque in terms of a moment of inertia. Now, first of all, we have to discuss about this diagram. एक डायग्राम आपके सामने है, तो उसको हम लोग पहले रीड करते हैं. Now, as we are well known that this is a rigid body, एक rigid body है, जिससे हम लोगों को मालूम है. Now, the body is passing, there's a body is rotating about an axis passing through the point O. This consists of large number of particles. Consider a rigid body consisting n particles having masses m1, m2 and so on mn, which are at the distances r1, r2 and rn respectively from the axis of rotation. Axis of rotation O से पास हो रहा है and ये अलग अलग particles है, ये हम लोगों को मालूम है. ठीक है. Now, when it is a rotating, ये ऐसे rotate करेगा तो हम लोगों को torque find out करना है. That is every point have that is a torque is there. हर एक को एक टॉर्क जनरेट हो रहा है वहां पे, वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है. ठीक है. अब देखो, when such a body rotates with a uniform angular acceleration alpha, then different particles of the body perform circular motion with the same angular acceleration, but linear acceleration for different particle is different. हर एक का, जैसे हम लोगों को मालूम है, लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था, हर एक पार्टिकल, ये जैसे जितने भी पार्टिकल्स है, हर एक का एंगुलर एक्सेलरेशन, यहाँ पे इसे हम लोगों ने कंसीडर किया, दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन देयर, अल्फा देयर, या वी कैन एबल टू कंसीडर दिस एंगुलर वेलोसिटी. बोथ दिस टर्म्स आर कांस्टेंट. ये दोनों भी क्वांटिटीज कांस्टेंट है. बोथ आर मूविंग विद द सेम एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी देयर. ठीक है. कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, ये दोनों भी कांस्टेंट होती है. तो अभी हम लोगों को यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन की जरूरत है, इसलिए मैंने एंगुलर एक्सेलरेशन लिखा है. ठीक है. दैट मींस पार्टिकल्स आर मूविंग विद अ सेम एंगुलर एक्सेलरेशन, बट हर एक का लीनियर एक्सेलरेशन अलग होगा. व्हाई इट इज, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन? कोई बताएगा मुझे? चलो प्लीज फटाफट बता दो. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन, दैट इज अ राम साहब, दैट इज अ लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी है. v इज इक्वल टू r ओमेगा. ओके, ये लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन है. The question is that linear acceleration and angular acceleration, A is equal to R alpha. Okay, yes, Ria, right? Nikhil, correct. Now, A is equal to R alpha. That is nothing but the relation between linear. A is linear acceleration, alpha is angular acceleration. ये हम लोगों को मालूम था, ये हम लोगों को याद रखना है अभी. ठीक है. That we have to use here. यहाँ पे हम लोगों को ये यूज करना है. तो हर एक का, यहाँ पे मैंने जैसे बताया क्या है, हर एक का लीनियर एक्सेलरेशन डिफरेंट है. ठीक है. लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन सबका सेम रहेगा. गॉट इट? नाउ these let these accelerations are a1, a2 and so on an respectively. हर एक का एक्सेलरेशन जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है. ठीक है. देन फॉर द फर्स्ट पार्टिकल दैट इज हैविंग मास m1, we write linear acceleration a1 is equal to r1 alpha. जैसे हम लोग थोड़ी देर पहले अभी हम लोगों ने लिखा था, that is a, ये फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा. ठीक है. अब वही हम लोगों को यूज करना है. अब देखो, ये इन टर्म्स ऑफ अ मैग्नीट्यूड आई हैव रिटन हियर. ये जो भी है ये इन टर्म्स ऑफ अ मैग्नीट्यूड लिखा है मैंने. ठीक है. तो वेक्टर्स में आप लोगों को मालूम है, वेक्टर्स में रिलेशन क्या है, यही ए वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर. ये हम लोगों का वेक्टर नोटेशन में है. अभी यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं इसको रिमूव करता हूँ. इसकी जरूरत नहीं है इसलिए. ठीक है. तो लीनियर एक्सेलरेशन a1 इज इक्वल टू r1 अल्फा, ये पहले पार्टिकल का हुआ. नाउ दैट्स व्हाई फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, दैट्स द फर्स्ट पार्टिकल, इज f1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ये हम लोगों का फॉर्मूला है ma, राइट है. तो a1 की जगह पे r1 इंटू अल्फा डाला मैंने, ये अल्फा है. ठीक है.
तो m1 r1 अल्फा। नाउ देयरफॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज इक्वल टू, जनरल फॉर्मूला फॉर टॉर्क क्या हम लोगों का, टॉर्क का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है देखो, टॉर्क इज नथिंग बट द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस RF। तो यहाँ पे मुझे मिला टॉर्क का फॉर्मूला m1 r1 स्क्वायर अल्फा। इज इट करेक्ट? ये सब लोगों को समझ में आ रहा है? ये जो अंडरलाइन किया टॉर्क का फॉर्मूला कैसे आया, हम लोगों का जनरल फॉर्मूला टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू R है। ओके, बाकी सब लोगों को देखो 66 लोग हैं, रिप्लाई करो फटाफट। समझ में आ रहा है? ये टॉर्क T1 हर एक पार्टिकल का क्या आएगा, force acting on that particle into the perpendicular distance from the axis of rotation. That is a general definition for the torque. So torque 1 is equal to F1 R1, that is equal to M1 R1 square alpha. Very good. तो ये हम लोगों को मिलेगा। ऐसे ही हम लोग सभी पार्टिकल्स का निकालेंगे। सिमिलरली टॉस एक्टिंग ऑन रिमेनिंग पार्टिकल्स आर, बाकी सभी पार्टिकल्स के ऊपर जो भी टॉर्क्स है वो कैसे मिलेंगे हम लोगों को, m2 r2 स्क्वायर अल्फा, m3 r3 स्क्वायर अल्फा एंड सो ऑन mn rn स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो ये सभी पार्टिकल्स का टॉर्क, हर एक पार्टिकल का टॉर्क हम लोगों ने निकाला। नाउ इफ वी टेक द एडिशन देयर वी आर गेटिंग द टोटल टॉर्क। देयरफॉर क्या लिखा है देखो, therefore total torque acting on a rotating body will be addition of all these torques. Is it correct? तो मुझे मिला ये रिलेशन, टॉर्क इज इक्वल टू टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस एंड सो ऑन इट इज टाउ n, सबकी मैंने एडिशन कर दी, तो मुझे टोटल टॉर्क मिलने वाला है। नाउ क्या मिलेगा देखो, अभी टॉर्क 1, टॉर्क 2 और टॉर्क n सब में हम लोगों को अल्फा कॉमन है, तो ये अल्फा कॉमन ले लिया, राइट है, तो रहेगा क्या है, m2 r2 m3 r3 mn rn ऐसे रहेगा ना, तो मैंने यही लिखा है m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन mn rn स्क्वायर। सिर्फ ये अल्फा जो था वो कॉमन निकाला है, ठीक है, ये कॉमन निकाला है। अब ये जो ब्रैकेटेड क्वांटिटी है वी कैन एबल टू राइट इट इज एज अ सिग्मा नोटेशन, यही हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज समेशन ऑफ i गोइंग फ्रॉम 1 टू n mi RI स्क्वायर, ये ऐसे लिख सकते हो, और उसी के जगह पे मैं बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने वाला हूं, ठीक है। तो आराम से प्रसाद बरोबर है, राइट है। तो अब देखो मिल गया, तो ये ब्रैकेटेड क्वांटिटी था, उसके जगह पे ये आया, इसके जगह पे ये आया, ये हम लोगों को मालूम है, इसीलिए ये यहाँ पे नहीं लिखा है डायरेक्टली, वी आर गेटिंग दैट द टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा। अंडरस्टूड दिस? Now, this is an expression for torque in terms of a moment of inertia between torque and angular acceleration. That is relation there that you have to remember there. ये हम लोगों को रिलेशन याद रखना है। अब देखो एक बार हम लोगों ने इसे एक एनालॉगस क्वांटिटी या कंपैरिजन किया था, ठीक है, when we are compare this one at that time। अब देखो ये फोर्स जनरली हम लोगों को मालूम है, दैट इज अ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू लीनियर एक्सेलरेशन। समझने के लिए मैं ऐसे सेपरेट लिख रहा हूं, गॉट इट। तो अब यहाँ पे देखो ये जो टॉर्क का फॉर्मूला आया, ये टॉर्क इज इक्वल टू ये जो रिलेशन मिला हम लोगों को, तो ये टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट है। तो यदि इसको हम लोगों ने कंपेयर करते तो क्या मिलने वाला है देखो, ये लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, बोथ आर एक्सेलरेशंस आर देयर, वन इज इन ए लीनियर मोशन, अनदर इज अ रोटेशनल मोशन, मींस बोथ आर सिमिलर। ये सिमिलर बोल सकते हो या एनालॉगस बोल सकते हो, राइट है ना, दोनों का फंक्शन सेम आया। एक फोर्स की वजह से क्या होता है, देयर इज अ लीनियर मोशन, ये linear motion होता है। force, when we are applying the force to the any body, at that time there is a linear motion, and when there is a torque is there, at that time there is only rotational motion। torque की वजह से rotational motion होता है। ओके, तो ये फोर्स और टॉर्क दोनों का काम क्या है, दैट इज टू जनरेट द मोशंस। ये मोशन एक लीनियर है, एक रोटेशनल है, ठीक है। तो फोर्स जनरेट द लीनियर मोशन, टॉर्क जनरेट द रोटेशनल मोशन, दैट मींस दोनों का फंक्शन सेम है, ओके, सिर्फ अलग अलग मोशन में। जैसे लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन था, वैसे ही मतलब ये दोनों भी कैसे हो गए, सिमिलर हो गए।
सिर्फ अलग अलग मोशंस में है, दोनों का काम एक ही है। ओके, दैट्स व्हाई वी कैन एबल टू कंपेयर दीज टू क्वांटिटीज। मतलब अभी बाकी के दो सभी क्वांटिटीज सेम है, ओके, बाकी के सभी क्वांटिटीज सिमिलर है, या इसी को दूसरा वर्ड क्या था, एनालोगस। ओके, ये याद रखना है। तो बाकी की यदि सभी क्वांटिटीज एनालॉगस है, तो ये जो मिडल दो क्वांटिटीज है, ये दोनों भी सिमिलर या एनालॉगस होनी चाहिए। मतलब क्या हुआ, वट एवर द फंक्शन ऑफ मास इन लीनियर मोशन दैट इज डन बाय द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन। गॉट इट? ये समझ में आ रहा है? ओके, तो एक्सप्रेशन और उसका कंपैरिजन समझ आएगा। देखो बाकी लोगों को, बेस, रोहित राइट, साक्षी गुड, शार्विल वेरी गुड, मतलब सब लोगों को समझ में आ रहा है। यस, ओके, तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे जा सकते हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो जैसे हम लोगों को लीनियर मोमेंटम था, याद है क्या? देखो कितने लोगों को लीनियर मोमेंटम मालूम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम याद है क्या? 11th में था हम लोगों को, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, या 10th में भी आप लोगों को था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम था। ओके, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ऐसे ही है, सिर्फ यहाँ पे वर्ड क्या आ रहा है, एंगुलर। तो व्हाट इज, लुक एट द स्टेटमेंट फॉर दिस एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का जो स्टेटमेंट है वो देखो क्या है, इफ नो एक्सटर्नल अनबैलेंस टॉर्क is acting on a rotating body, then the angular momentum remains constant. तो हम लोगों को ये टोटल एंगुलर मोमेंटम रिमेंस कांस्टेंट कब है, ये मैथमेटिकली यहाँ पे लिखा है, ये इन वर्ड्स मैंने ऊपर लिखा था, स्टेटमेंट था, यही मैथमेटिकली मैंने यहाँ पे लिखा है, दैट इज इफ टॉर्क इज इक्वल टू 0 देन एल इज इक्वल टू दैट इज आई ओमेगा दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। Okay, this is the statement of the law of conservation of angular momentum. Now we have to verify this, we have to prove this one, ये हम लोगों को प्रूव करना है। तो अब देखो, तो ये एक मैथमेटिकल प्रूफ था, ठीक है। तो बिफोर डिस्कसिंग अबाउट दिस, एक काम करता हूं मैं, यही हम लोग सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है, तो बाद में वो लिखेंगे हम लोग। अब देखो ना, वी नो दैट L वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर, ये हम लोगों को मालूम है, राइट है। दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो मैं क्या करूंगा, dl वेक्टर बाय dt इज इक्वल टू d बाय dt ऑफ r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर, इज इट करेक्ट? तो मुझे यहाँ पे मैथमेटिक्स में डेरिवेशन का u इंटू वी फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, u इंटू वी। तो अभी यहाँ पे फिर से लिखता हूँ, देखो भी u इंटू वी का फॉर्मूला मुझे चाहिए, तो u इंटू वी का फॉर्मूला किसी को याद है? तो डेरिवेटिव ऑफ d बाय डी एक्स ऑफ u इंटू वी, ये हम लोगों का फॉर्मूला क्या होता है, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, वी आर गेटिंग इन दिस वे। तो ये हम लोगों का मैथमेटिक्स का रूल है, ठीक है, दैट इज टू डिफरेंशिएट दिस वन। अब यहाँ पे हम लोगों को वैसे ही डिफरेंशिएट करना है, तो आर वेक्टर को मैं u ले लूंगा और p वेक्टर को मैं v ले लूंगा, v कंसीडर करूंगा, देन वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस वन बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूला। ये ही फॉर्मूला जो है, ओके, ये जो मैंने फॉर्मूला रेड कलर में इसीलिए लिखा है, तो यही फॉर्मूला हम लोगों को यूज करना है, ठीक है। अब देखो नाउ दैट इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा, देखो दैट इज आर वेक्टर
क्रॉस dp वेक्टर बाय dt प्लस, अब यहां पे देखो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये यहां पे जैसे ये यहां पे हम लोगों को u इंटू वी दोनों भी मैग्नीट्यूड्स में था। ओके, यहाँ पे वेक्टर नहीं है, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर है। इसीलिए वेक्टर में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दैट इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, दैट इज नॉट अ कम्यूटेटिव, ये हम लोगों को मालूम है। इसीलिए ये बी वेक्टर पहले हम लोग नहीं लिख सकते। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो आराम से डिफरेंशिएट हम लोग कभी भी कर सकते हैं, हम लोगों को जब जरूरत होगी तब। ठीक है, तो जो चीज चाहिए हम लोगों को उसके हिसाब से हम लोग डिफरेंशिएट कभी भी कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अभी एक देखो ये इसके डायरेक्शन की वजह से हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते, तो मुझे यहाँ पे आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर है, मतलब क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे डी आर वेक्टर बाय डी टी क्रॉस पी वेक्टर। तो ये पी वेक्टर मैं पहले नहीं लिख सकता हूँ, यहाँ पे जैसे वी लिखा है पहले, तो वैसे यहाँ पे मैं नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना। इट इज आर वेक्टर क्रॉस डीपी वेक्टर बाय dt, ये हम लोगों को चाहिए। तो हर एक टर्म को हम लोगों को अलग अलग डिफरेंशिएट करना है, तो हर एक टर्म का मीनिंग हम लोगों को मालूम होना चाहिए। तो dp वेक्टर बाय dt, रेट ऑफ p मतलब क्या है, लीनियर मोमेंटम, तो d बाय dt ऑफ p, तो d बाय dt को उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेट। ठीक है, तो अब देखो dp वेक्टर बाय dt मैं इसको कैसे बोलूंगा, देखो भी ये मैथमेटिकली मैंने लिखा है, इसको मैं ऐसे लिखने वाला, d बाय dt मतलब रेट। ठीक है, नॉर्मली डीपी मतलब चेंज होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये ऐसे मैं लिखने वाला हूं। राइट है, डीपी वेक्टर बाय dt को मैं ऐसे मैंने बोला, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। नाउ व्हाट इज दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, किसी को याद है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज, शार्विल, राम साहब, रिया, किसी को कुछ याद है कि देखो, न्यूटन सेकंड लॉ। ओके, दैट इज निखिल, राइट है, निखिल पार्ट। ओके, इट इज फोर्स, रिया डे, राइट है, फोर्स है। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, तो ये आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर मिला मुझे, राइट है, प्लस ये डी आर बाई डी टी, वेयर आर इज नथिंग बट द रेडियस वेक्टर। ठीक है, ये पोजीशन चेंज करता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इसका मतलब क्या होता है, वेलोसिटी। ठीक है, तो मतलब डी आर वेक्टर बाय डी टी, ये क्या इंडिकेट करता है, लीनियर वेलोसिटी। रिमेंबर हियर इट इज, ये लीनियर वेलोसिटी रिमेंबर करे, रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि पार्टिकल का पोजीशन जैसे जैसे रेडियस वेक्टर चेंज होते जाएगा, पोजीशन चेंज होते जाएगा, और हम लोगों को उसका करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी मिलेगा। तो ये हो गया वी वेक्टर, तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ वी वेक्टर, ओके, क्रॉस पी वेक्टर। गॉट इट? एक ये यहां तक समझाएगा सब लोगों को, देखो नाउ ये डी एल वेक्टर बाय डी टी इज इक्वल टू, ऐसे लिखा मैंने। अब थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये लिखा था, व्हाट इज इट, टॉर्क वेक्टर, राइट है, ये है टॉर्क वेक्टर, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर इज नथिंग बट द टॉर्क वेक्टर, प्लस ये वी वेक्टर एज इट इज क्रॉस पी, पी मतलब क्या है, लीनियर मोमेंटम, जैसे हम लोगों को मालूम है पी इज नथिंग बट द एम इंटू वी है, ये फॉर्मूला है लीनियर मोमेंटम का। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखूंगा दैट इज एम इंटू वी वेक्टर, राइट है। तो मुझे क्या मिला, देखो ये टॉर्क वेक्टर एज इट इज प्लस एम कांस्टेंट है, ये वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर मिला। इज इट करेक्ट? ये समझ में आ रहा है कि देखो ये डी एल वेक्टर बाय डी टी लिखा मैंने सब लोगों को, इतना पार्ट समझ में आ रहा है क्या? तो ये आगे का जो पार्ट है, ये जो सर्कल कर रहा हूं मैं, तो इसको मुझे रिमूव करना पड़ेगा, तब हम लोग यहाँ पे लिख पाएंगे। ओके, तो मैं इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है।
नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट? क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे व्हाट इज इट? इट इज ए बी साइन थीटा. ओके, दैट इज मैग्नीट्यूड हियर. ये हम लोगों को मालूम है. तो एज वी आर वेल नोन, हाँ साक्षी राइट है, आई क्रॉस आई दैट इज इक्वल टू 0. तो ये वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, यहाँ पे देखो भी ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, बी के जगह पे भी मैंने ए लिखा, तो मुझे क्या मिलने वाला है? ए इंटू साइन 0, एंगल बिटवीन द सेम, दोनों के बीच का एंगल 0 होगा. साइन 0 कितना है? साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो हम लोगों को ये मिलेगा 0. दैट मीन्स ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर दैट इज इक्वल टू 0. मीन्स किसी भी वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट विथ इटसेल्फ क्या कितना आता है? 0. ये याद रखना है हम लोगों को. वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विथ इटसेल्फ इज 0. तो मुझे ये जो वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर है, इसका आंसर कितना मिलने वाला है? 0. गॉट इट? तो मुझे अब रहेगा कितना, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूं. ठीक है, तो ये डी एल वेक्टर बाय डी टी दैट इज इक्वल टू टॉर्क वेक्टर है, और ये जो क्वांटिटी है ये हो गया बिग 0. तो ये मैंने आगे नहीं लिखा, राइट है, क्योंकि वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर 0 होने वाला है, तो हम लोगों को इतना ही मिलेगा. अब देखो, यदि हम लोग ये जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट का ये जो रिलेशन हम लोग यूज करते हैं, स्टेटमेंट का कंडीशन क्या है? देखो, if torque is equal to 0, if no external torque is acting on the body there. Okay, तो if torque is equal to 0, तो क्या आने वाला है? देखो, if torque is equal to 0, then what we are getting, ये इस रिलेशन से हिसाब से ये यदि 0 होता है, ये यदि 0 है, तो मुझे क्या मिलने वाला है? dl वेक्टर बाय dt. ओके, दैट इज इक्वल टू 0 मिला, राइट है. तो डेरिवेटिव में ये अभी देखो डी एल वेक्टर बाय डी टी, मतलब ये डेरिवेटिव है. अब डेरिवेटिव में किसका डेरिवेटिव 0 आता है? एनीबॉडी? अब देखो, मैंने यहां पे लिखा डी वाई बाय डी एक्स. ओके, या ये y के जगह पे मैंने एक k लिखा कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू कितना आता है? 0. राइट है साक्षी? राइट, करेक्ट है. तो नंबर या कांस्टेंट का डेरिवेटिव हम लोगों को 0 मिलता है. इसका मतलब क्या है? k यहाँ पे क्या हुआ? ये k कांस्टेंट आता है. गॉट इट? तो यहाँ पे इस इक्वेशन के हिसाब से मुझे क्या मिलने वाला है? एल वेक्टर दैट मस्ट बी कांस्टेंट. राइट है. एल वेक्टर मतलब क्या है? दैट इज एंगुलर मोमेंटम है. इसको मैंने आई ओमेगा लिखा, दैट इज आई ओमेगा दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंड दैट इज नथिंग बट द प्रूफ ऑफ आवर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रूफ मिल गया हम लोगों को, राइट है. ये समझ में आ रहा है? इतना पार्ट समझाएगा. देखो, जो हम लोगों ने लिखा है, ओके, यही अभी प्रिंटिंग में आएगा. तो प्रिंटिंग में आएगा तो ये मुझे सब पूरा रिमूव करना पड़ेगा, राइट है. तो मैं इसको, यदि आपको समझा है तो इरेज ऑल करता हूं. ठीक है, और ये नेक्स्ट स्लाइड जो हम लोगों को चाहिए था, अब देखो वैसे ही डिफरेंशिएट किया है. जिनको नहीं समझा था उनके लिए एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, ये हम लोगों ने ले लिया. ठीक है, आर इज नथिंग बट द पोजीशन वेक्टर एंड एक्सेलरेशन ऑफ द मोमेंट ऑफ, इसको हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो मुझे क्या मिला? डीएल वेक्टर बाय डीटी को इसको डिफरेंशिएट किया, ये हम लोगों ने इसे डिफरेंशिएट किया था. डीआर बाय डीटी दैट इज इक्वल टू वी वेक्टर, डीपी वेक्टर बाय डीटी दैट इज इक्वल टू एफ वेक्टर, ये हम लोगों ने लिखा था. गॉट इट? तो इसका मतलब डीएल बाय डीटी इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ये हम लोगों को ये टर्म मिलने वाला है. ठीक है, इसी को हम लोगों ने आगे इसे सॉल्व किया था, एंड वी आर गेटिंग इन दिस वे. ये हम लोगों को ऐसे टर्म मिला था, राइट है. तो ये कांस्टेंट यहां तक मिला था. शार्विल, हाँ राइट है, राइट है. I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 इज करेक्ट. तो यही हम लोगों को आगे डिस्कस करना है अभी.
हाँ राम सिंह, वेक्टर कहाँ पे ही ले सकते हो आप लोग, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पी वेक्टर कहाँ पे भी ले सकते हो, ये बुक का है, वैसे मैंने वो दे दिया आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेके। तो जैसे मैंने लिखा था वैसे भी आप लोगों ने लिखा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, यू विल गेट द फुल क्रेडिट, फुल मार्क्स आप लोगों को मिल सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ये यहाँ पे जो बुक का है वैसे नोट्स वैसे मिला था, इसे आप लोगों को समझेगा, बाद में आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने के लिए बेटर रहेगा, इसलिए वो ऐसे प्रिंटिंग में कर दिया मैंने। अब हम लोगों को आगे का डेरिवेशन हम लोगों को ये ऐसे मिला। अब देखो L is equal to I omega constant, hence angular momentum L is conserved in the absence of external unbalanced torque. ये condition important है. Okay, if no external torque is acting, then only this happens. Now, this is principle of conservation of angular momentum या law of conservation of angular momentum. This is analogous to law of conservation of momentum. ये भी हम लोगों को मालूम था. Okay, that is the momentum before collision is equal to momentum after collision. उसका भी डेरिवेशन या उसका भी स्टेटमेंट आप लोगों को याद होगा. ओके, तो ये याद नहीं है तो इसके एनालॉग सिमिलर आप लोग कंसिडर कर सकते हो. ठीक है, तो सिमिलर कैसे कंसिडर करेंगे? If no external torque की जगह पे if no external force is acting on the body, then total linear momentum of the system remains constant. ये होता है law of conservation of linear momentum. ओके, तो फोर्स के जगह पे टॉर्क और लीनियर मोमेंटम के जगह पे एंगुलर मोमेंटम डाल दिया तो हम लोगों को प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आने वाला है. If no external torque is acting on the body, then the total angular momentum of the system remains constant. Okay, तो जैसे शार्विल ने बताया था आप लोगों को यहाँ पे, या उसने पूछा था, तो यहाँ पे हम लोग देखो इसके हिसाब से ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दैट इज आई ओमेगा दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट. ओके, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज इनिशियल एंगुलर मोमेंटम L1 इज इक्वल टू L2, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम. वी कैन एबल टू राइट दैट इज I1 ओमेगा 1 दैट इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2. वी कैन एबल टू राइट इन दिस वे. ठीक है, ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना. ओमेगा इज इक्वल टू क्या है? ओमेगा का फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है. ओके, व्हाट इज इट? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n, that is general formula for omega. ये रिलेशन हम लोगों को मालूम है, where n is nothing but the frequency. You can write that as n, और आप लोग इसको 2 pi f ऐसे भी लिख सकते हो, where f is frequency there. ठीक है, तो मैंने यदि यहाँ पे ये लिखा तो ये ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के जगह पे मैंने यदि लिखा तो क्या मिलने वाला है? देखो I1 एज इट इज इंटू 2 पाई f1. समझने के लिए मैं f1 लिखता हूँ. ठीक है, दैट इज इक्वल टू I2 इंटू 2 पाई f2. इज इट करेक्ट? ये 2 पाई गेट्स कैंसर, मीन्स मुझे क्या मिल रहा है रिलेशन? देखो I1 f1 इज इक्वल टू I2 f2. इज इट करेक्ट? यदि वो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन मैंने यूज किया तो यहाँ पे I1 अपॉन T1 इज इक्वल टू I2 अपॉन T2. वी आर गेटिंग इन दिस वे. तो हम लोगों को ये अलग अलग रिलेशंस मिल सकते हैं. सिर्फ हम लोगों को याद रखना है कि देखो अब ये एक रिलेशन आप लोगों को याद रखना है, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी यू आर गेटिंग इन दिस वे. ये रिलेशन आप लोग यूज कर सकते हो. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अ टाइम पीरियड, यदि आप लोगों को क्वेश्चन टाइम पीरियड से रिलेटेड है तो यहाँ पे हम लोग ये यूज कर सकते हैं. गॉट इट? अब देखो यदि मैंने सिंगल टर्म ले लिया, दैट इज IF, इफ नहीं है ये I इंटू एफ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू फ्रीक्वेंसी है, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट. राइट है? ये ऐसे लिख सकता हूं मैं, I इंटू एफ इज इक्वल टू कांस्टेंट. शार्विल? राम साहब, यस, वेरी गुड. तो I इंटू एफ इज कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हुआ? देखो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F. ये हम लोग ऐसे बोल सकते हैं. राइट है ना? तो रिया समझा है? बाकी सब लोग, शार्विल और राम साहब भी मुझे ये करे, हार्दिक. ओके, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? यस, निखिल, प्रकाश, वेरी गुड. तो ये I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ. इसका मतलब क्या है? यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होता है तो फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकंड डिक्रीज होंगे. इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर.
राइट है, ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी, दैट इज द नंबर ऑफ रोटेशंस ऑफ द बॉडी डिपेंड्स अपॉन विच वन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो ये हम लोगों को याद रखना है। कैसे है वो भी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, फ्रीक्वेंसी कम होने वाली है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, फ्रीक्वेंसी कम हो गई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, फ्रीक्वेंसी बढ़ने वाली है। ओके, तो नंबर ऑफ रोटेशंस कम चाहिए या ज्यादा चाहिए, उसके हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों को ये एडजस्ट करना पड़ेगा। गॉट इट? तो ये हम लोग बहुत जगह पे ये जो प्रिंसिपल मैंने लिखा है, ये प्रिंसिपल हम लोग बहुत जगह पे यूज करते हैं। दैट इज, बाकी के उसके एग्जांपल्स हम लोगों को डिस्कस करने हैं अभी। रिलेटेड टू दिस आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ, ये फॉर्मूले से एग्जांपल्स हम लोगों को डिस्कस करने हैं। That is some examples of law of conservation of angular momentum. तो पहला एग्जांपल देखो, अब उसके लिए क्या होता है, ये आप लोग अभी जो डिस्कस किया वही है। देखो, दैट इज ड्यूरिंग सम शोज ऑफ बैलेट डांस या एक्रोबैट इन अ सर्कस, sports like ice skating, diving in a swimming pool, etc., the principle of conservation of angular momentum is realized. In all these applications, the product, we can able to say that here it is, L is equal to I omega, that is I into 2 pi n is constant. Once the players acquires a certain speed, एक certain speed acquire करने के बाद ये constant रहेगा. Okay, now thus, if moment of inertia is increased, the angular speed, hence the frequency of revolution decreases. ये अभी हम लोगों ने थोड़ी बार देर पहले डिस्कस किया। Also, if moment of inertia decrease, frequency increases. यही हम लोगों को, ये थोड़ी देर पहले हम लोगों ने भी डिस्कस किया, यही हम लोगों को अप्लाई करना है। ये पर्टिकुलर जो नाम लिखे ऊपर, तो उनको कहाँ पे वैसे कैसे अप्लाई होता है वो हम लोगों को डिस्कस करना है। ओके, ये समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे रिलेशन कौन से याद रखोगे? देखो, I is inversely proportional to omega, I is inversely proportional to frequency, that is n या f, you can take any notation there. Okay, normally n ही होता है, ठीक है, तो आप लोगों के लिए f लिखा था मैंने। और I is directly proportional to t, 1 upon f is nothing but the t. तो ये तीन रिलेशंस हम लोगों को याद रखना है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय भी ये आपको याद रखना है, ठीक है। इन किसी का भी प्रोडक्ट हम लोगों ने ले लिया तो ये कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो दैट इज आई ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट है, ठीक है। ये एन इसको आई से मल्टीप्लाई किया तो आई इंटू एन दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते हो आप लोग। अब ये डायरेक्टली है इसलिए यहाँ पे आई अपॉन टी, ओके, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट बोल सकते हो। ओके, एनीवेयर वी कैन एबल टू अप्लाई सच टाइप ऑफ कंडीशंस आर देयर, आप लोग ऐसे कंडीशंस अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। व्हेन वी आर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आप लोगों को ये चीजें याद रखनी होगी ना। एक एग्जांपल, दैट इज अ बैलेट डांसर। नाउ देखो, ड्यूरिंग आइस बैलेट द डांसर्स हैव टू अंडरटेक द राउंड्स ऑफ स्मॉलर एंड लार्जर रेडियस। तो अभी हम लोगों को स्मॉलर और लार्जर रेडियस के अलग अलग रेडियस के सर्कल्स राउंड लेने हैं। नाउ द डांसर्स कम टुगेदर while taking the rounds of a smaller radius near the center. अभी dancers मतलब अलग नाम, प्लूरल फॉर्म नहीं है, okay, that is a single term is there. Dancers come together मतलब डांस, जो भी डांस कर रहा है वो come together, इसका मतलब क्या है? He folds his hands and legs are there such that is a whole body is near the center or near the axis of rotation as like this one. Okay, ज्यादा से ज्यादा अभी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया, जो डायग्राम दिख रहा है, तो यदि आप लोगों ने ऑब्जर्व किया तो देखो, लेग्स आर फोल्डेड हियर, ये लेग्स फोल्डेड है, हैंड्स फोल्डेड है, और ज्यादा से ज्यादा बॉडी नजदीक एक्सिस ऑफ रोटेशन से नजदीक रहेगा। एंड सो दैट व्हाट हैपेंस हियर इट इज, सी कैन एबल टू टेक दैट इज अ लार्ज नंबर ऑफ रोटेशंस देयर। जितने जल्दी यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, फिर से एक बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए आप लोगों को याद रखता हूँ, दिलाता हूँ आप लोगों को। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन व्हिच फैक्टर्स, कितने लोगों को याद है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? एनीबॉडी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन द शेप, मास। मास तो एक जो पर्सन है उसका मास सेम रहेगा साक्षी, ठीक है। रेडियस रेडियस नहीं, मास सेम रहेगा, रेडियस नहीं है,
दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। याद रखो भी, एक्सिस ऑफ रोटेशन भी वही रहेगा राम साहब। ओके, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन अभी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या है एक्सिस ऑफ रोटेशन, मोमेंट, मास एंड शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, मास नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। एक बॉडी के लिए मास सेम रहने वाला है, तो कौन से तीन क्वांटिटीज है, एक मास, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, एक पहला क्वांटिटी है। ओके, तो यदि वो कांस्टेंट हो गया, एक पर्टिकुलर बॉडी ले लिया, तो ये तीनों भी क्वांटिटीज कांस्टेंट हो गया, मास, शेप एंड साइज सेम हो गया। ठीक है, सेकंड क्वांटिटी है दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तो सेकंड और थर्ड क्वांटिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये दोनों के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा डिपेंड करेगा। किसके लिए? बाकी एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, एक पर्टिकुलर एग्जांपल कंसीडर किया, जैसे कि आप लोगों को जो डायग्राम दिख रहा है, जो पर्सन है, ओके, हर वो लेडी के लिए क्या रहेगा, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है। ओके, तो उसके हैंड्स क्लोज टू द बॉडी है या अवे फ्रॉम द बॉडी है, उसके हिसाब से उसका क्या होगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम ज्यादा होने वाला है। ओके, तो इन दिस केस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ देयर सिस्टम बिकम्स मिनिमम एंड द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस टू मेक इट थ्रिलिंग। राइट है, ये समझ में आ रहा है? तो जितने बॉडी के क्लोज रहेंगे हैंड्स और लेग्स, जितने एक्सिस ऑफ रोटेशन के नजदीक रहेंगे, उतना उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ गया। Okay, so see, or that is that dancers can able to take that is a large number of rotations, so to make it thrilling, जैसे लिखा है। Got it? अब देखो, यदि उसके अपोजिट यदि हम लोगों ने किया while outer turns, मतलब ज्यादा बड़ा टर्न लेना है हम लोगों को, ओके, या स्लो टर्न्स लेना है, the dancers outstretch their legs and arms। ओके, तो एग्जांपल देखो, that is the dancers outstretches their legs एंड हैंड्स आर देयर। देखो अभी बॉडी का ये जो लेडी है, उसके बॉडी का पोजीशन देखो, एक लेग्स पे खड़ी है, यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन आ रहा है। ठीक है, और ये लेग्स, इसको ये लेग, हैंड एंड ये लेग, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अवे जा रहा है। ओके, एंड दैट्स व्हाई व्हाट हैपेंस हियर, इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पोजीशन पे बढ़ जाएगा। जो प्रीवियस पोजीशन था उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, कम था, अब इस पोजीशन पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो गया। गॉट इट? ये समझ में आ रहा है दोनों पोजीशन सब लोगों को, सबको? बाकी लोगों को देखो। ठीक है, तो ये दोनों पोजीशन आप लोगों के सामने ही है। तो एक पोजीशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो फर्स्ट पोजीशन है उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम था, इस पोजीशन पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होने के बाद क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कम होता है, ज्यादा होता है? विनय यादव, साक्षी, राइट है, डिक्रीज होता है। ठीक है, कम होता है, राइट, वेरी गुड। तो ये फ्रीक्वेंसी कम होने वाला है, तो हम लोगों ने यहीं पे लिखा है दैट इज दिस इंक्रीजेस देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट रिड्यूसेस द एंगुलर स्पीड एंड हेंस द लीनियर स्पीड। ये दोनों भी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और ये डिक्रीज होता है। दैट्स व्हाई दिस इज द इसेंशियल टू प्रिवेंट द स्लीपिंग। ये हम लोगों वहां पे स्लीपिंग और इसके लिए ये इसेंशियल होगा। गॉट इट? तो यदि ये फर्स्ट पोजीशन पे फ्रीक्वेंसी बढ़ गया तो उसको स्लीपिंग से रोकने के लिए उसको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाना पड़ेगा, सो दैट इट्स लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड वो चेंज होने होगा, कम होगा, एंड शी कैन एबल टू स्टॉप। गॉट इट? समझ में आ रहा है ये? तो यही हम लोगों को अच्छे से याद रखना है। ये अलग अलग, ये आइस स्केटिंग का एक एग्जांपल आप लोगों को वो सामने, ये भी पोजीशन देखो, ये लेग्स के दोनों पोजीशंस कैसे है, हैंड्स की पोजीशन कैसे। ठीक है, तो इस पोजीशन पे हम लोग वहां पे क्या होगा, एट दैट टाइम देयर इज अ रोटेशन, जहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। ठीक है, तब ये जाके नंबर ऑफ रोटेशंस कम होंगे, और एट दैट टाइम ही कैन एबल टू टेक दैट इज अ लार्ज सर्कुलर रेडियस देयर। ओके, जो सर्कुलर पाथ होगा उसका रेडियस ज्यादा होगा। गॉट इट? ये समझ में आ रहा है? तो बैलेट डांसर का एग्जांपल समझा आप लोगों को? ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट एग्जांपल देयर, डाइविंग इन अ स्विमिंग पूल ड्यूरिंग द कंपटीशन। ओके, नॉर्मली या ड्यूरिंग कंपटीशन के टाइम ये स्विमिंग करते समय यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है, दैट इज द लॉ, प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, नाउ व्हाइल ऑन द डाइविंग बोर्ड द डाइवर्स स्ट्रेच देयर बॉडी सो एज टू इंक्रीज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा, ऐसे वो स्ट्रेच करते हैं बॉडी को। ठीक है, नाउ इमीडिएटली आफ्टर लिविंग द बोर्ड दे फोल्ड देयर बॉडी। अब देखो, ये इमीडिएटली आफ्टर लिविंग द बोर्ड दे फोल्ड देयर
बॉडी। अब देखो समझने के लिए मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाया, मिल गया। अब ये जो सेकंड पोजीशन लिखा है इमीडिएटली आफ्टर लिविंग द बोर्ड, पहले कैसे देखो स्ट्रेट है, ठीक है, जो स्ट्रेच देयर बॉडी लिखा है पहला, डाइवर स्ट्रेचेस देयर बॉडी, इज इट करेक्ट। आफ्टर लिविंग द बोर्ड क्या हो रहा है, फोल्डिंग हो रहा है बॉडी का, इज इट करेक्ट, फोल्ड देयर बॉडी देयर, इज इट करेक्ट। नाउ जो बॉडी फोल्ड होगा इसकी वजह से क्या होने वाला है, देखो दिस रिड्यूसेस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसिडरेबली, तब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसिडरेबली डिक्रीज होगा, इज इट करेक्ट ना। उसकी वजह से क्या होगा, एज अ रिजल्ट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस एंड दे कैन कंप्लीट मोर राउंड्स इन एयर टू मेक द शो अट्रैक्टिव। तो शो अट्रैक्टिव करने के लिए वहां पे वो नंबर ऑफ रोटेशंस वहां पे ज्यादा ले सकते हैं, इज इट करेक्ट। जितना बॉडी उनका क्लोज होगा, जो अभी आप लोगों को थर्ड फोर्थ पोजीशन पे दिख रहा है, देखो यहाँ पे थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे जैसे दिख रहा है, ये जो पोजीशन है यहाँ पे देखो बॉडी का पोजीशन कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे है, दैट इज बॉडी कंप्लीटली डिक्रीज, वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम से कम होगा, ओके। और जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उतना उनका क्या है, मोमेंट नंबर ऑफ रोटेशंस ज्यादा है। एक्सिस ऑफ रोटेशन का पोजीशन या सेंटर ऑफ मास का पोजीशन आप लोगों को वो डॉट इंडिकेट कर रहा है, दैट इज द सेंटर ऑफ मास, ओके। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वहां पे इंडिकेट, और बॉडी इज रोटेटिंग इन दिस वे, तो वो ऐसे रोटेट कर सकते, इज इट करेक्ट। ये हम लोगों को समझ में आना चाहिए। Now, again, while entering into the water, they stretch their body into a streamline shape. अब देखो लास्ट पोजीशन पे, ओके। या आप लोग ये डायग्राम दे सकते हो, ठीक है, वही डायग्राम है। तो वहां पे क्या होने वाला है, when enters in the water at that time, what is it, the shape of the body that is stretched there. That means का मतलब क्या हुआ, that is a moment of inertia यहाँ पे डिक्रीज हुआ, नंबर ऑफ रोटेशंस कम हो गए, ओके। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोटेशंस कम हो गए, यहाँ पे जो पोजीशन है ये पोजीशन, यहाँ पे नंबर ऑफ रोटेशंस बढ़ने वाले, दैट मींस व्हाटएवर द शो दे आर डूइंग देयर, दैट बिकम्स मोर अट्रैक्टिव, ओके। तो ये हम लोगों को समझ में आना, दिस अलाउज देम अ स्मूथ एंट्री इनटू द वाटर, ठीक है। तो ये हम लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए कि हम लोगों को कैसे उसका लॉ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दीज आर द पर्सन्स आर देयर, दे डजंट नो द व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बट दे डायरेक्टली अप्लाई, ओके, प्रैक्टिकली दे आर यूजिंग देयर। उनको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है मालूम होगा भी और नहीं भी, लेकिन वो प्रैक्टिकली वहां पे अप्लाई कर रहे हैं, ओके। तो ये हम लोगों को समझ में आना है फिजिकली की फिजिक्स में कि हम लोग ये जो एग्जांपल्स है, दे आर अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, हर जगह पे इसे अप्लाई होता है, गॉट इट। सब लोगों को समझ में आ रहा है, दैट इज द एग्जांपल्स ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम के एग्जांपल्स समझ में आ रहे हैं सबको, देखो नाउ वी आर एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक नाउ। अब हम लोग ये टॉपिक के एंड पोजीशन पे है, ओके। अब देखो whatever the terms that we are discussed here now, just it is a revision, अभी इनका रिवीजन हम लोगों को लेना है, ठीक है। जो भी हम लोगों ने पॉइंट डिस्कस किए थे उनका जस्ट एक रिवीजन है। देखो अभी काइनेमेटिकल इक्वेशंस फॉर सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन, इनका कंपैरिजन है, सर्कुलर मोशन में और रोटेशनल मोशन में कंपैरिजन है। अब देखो यहाँ पे जो ये जो लिखा है, ओके, इसके बारे में आ जाओगे। नॉर्मली हम लोगों के जो काइनेमेटिकल इक्वेशंस है, ओके, इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी, एक कोई बता सकते हो। अब देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हम लोग ऐसे लिखते हैं, राइट है ये। यहाँ पे v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम, राइट है। ये सब लोगों को समझ में आ रहा है। ये पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन था, ठीक है। दूसरा काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके। साक्षी राइट है, वेरी गुड।
तो S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है। थर्ड वन जो हम लोगों को जो मालूम है न्यूटन्स लॉ के मोशन में हम लोगों ने डिस्कस किया, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। वेरी गुड शार्विल। तो हम लोगों को ये तीन रिलेशंस मालूम है, इनको हम लोग बोलते हैं लीनियर काइनेमेटिकल इक्वेशंस। ये तीन लीनियर काइनेमेटिकल इक्वेशंस है एंड we can able to convert these kinematical equations into these rotational motion there। ओके यही तीन काइनेमेटिकल इक्वेशंस रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट किया है। तो v जैसे मैंने बोला था क्या है, फाइनल लीनियर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी देयर, u इनिशियल लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, तो u एंड v दीज आर वेलोसिटीज आर देयर। तो वही हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखो, ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 0 दैट इज लीनियर एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन t टाइम। तो ये पहला जैसे डेरिवेशन था या पहला लीनियर इक्वेशन है उसका ये एनालॉगस सिमिलर इक्वेशन मिला यहाँ पे। ठीक है, दूसरे के लिए s मतलब डिस्प्लेसमेंट था, u लीनियर वेलोसिटी मालूम था हम लोगों को, t टाइम है, तो ये s मतलब डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किससे डिनोट करते हैं हम लोग, थीटा से, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोगों को रिप्लेस किसको किसको कैसे करना है, देखो v इज रिप्लेस बाय ओमेगा, ओके u इज रिप्लेस बाय ओमेगा 0, ठीक है, एंड a इज रिप्लेस बाय अल्फा। गॉट इट, ये तीन टर्म्स हम लोगों को रिप्लेस करनी है, सॉरी, और एक टर्म है s इज रिप्लेस बाय थीटा। तो ये चार क्वांटिटीज है जो रिप्लेस करनी है हम लोगों को इस इक्वेशन से। तो अब देखो यहाँ पे वैसे मिल रहे हैं कि सभी इक्वेशंस, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 0 t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर, जो सेकंड रिलेशन है, ओके, एंड ओमेगा स्क्वायर थर्ड रिलेशन इज देयर, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा दैट इज 2as, ये थर्ड रिलेशन है। दैट मींस ये लीनियर काइनेमेटिकल इक्वेशंस है, इसको मैं क्या बोलूंगा, दैट इज एंगुलर काइनेमेटिकल इक्वेशंस। ओके, ये समझने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे इसको, एंगुलर काइनेमेटिकल इक्वेशंस। We can able to write in this way. Got it? ये समझ में आ रहा है, ये फॉर्म में व्हेन वी आर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स हम लोगों को ये चाहिए, ये इसलिए हम लोगों ने यूज किया। अब देखो सिंबल्स और उसका कन्वर्जन और पर्टिकुलर पोजीशन, जो अभी हम लोगों ने ऊपर लिखा था यही अभी लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब देखो ट्रांसलेशनल को हम लोगों को ये दूसरा वर्ड क्या है, लीनियर मोशन। ओके नाउ अब देखो लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिनोटेड बाय लेटर एस वेक्टर। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किससे डिनोट किया हम लोगों ने, थीटा से। और इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, एस वेक्टर इज इक्वल टू थीटा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है, तो हम लोगों को ये रिलेशन, इनका रिलेशन भी हम लोगों को मालूम होना चाहिए, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किया है, लीनियर वेलोसिटी, दैट इज ये डेफिनेशन है लीनियर वेलोसिटी का। ठीक है, तो v वेक्टर इज इक्वल टू that is ds vector by dt, rate of change of displacement, linear displacement, that is called as a linear velocity। angular displacement का वैसे ही फॉर्मूला, that is rate of change of angular displacement that is equal to angular velocity। okay, तो इन दोनों में रिलेशन क्या है, v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। ओके, वैसे ही रिलेशन है, ये s वेक्टर इज इक्वल टू थीटा, s और थीटा, s इज इक्वल टू थीटा क्रॉस r, तो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, वैसे रिलेशन है। लीनियर एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। रिलेशन देखो उसका क्या है, अल्फा वेक्टर इज इक्वल टू, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये यूज किए, अल्फा वेक्टर इज इक्वल टू, सॉरी ए वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंपैरिजन के लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मास, ए मास है, उसी का कंपैरिजन यहाँ पे क्या आएगा, आई, उसका फॉर्मूला हम लोगों को यहाँ पे मिला। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन और उसका करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, रिलेशन बिटवीन द मोमेंट ऑफ आई इज इक्वल टू समेशन एम आई आर आई स्क्वायर, ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, लीनियर मोमेंटम का ये फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू एम वी, एंगुलर मोमेंटम का हम लोगों ने ये प्रूव किया। ठीक है, ये नीचे के सभी फॉर्मूले हम लोगों ने प्रूव किए। तो इन दोनों में रिलेशन क्या है, ये दैट इज आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। नाउ फोर्स का
रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, टॉर्क का क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो दोनों का रिलेशन टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। नाउ वर्क डन एफ इनटू एस, टॉर्क यहाँ पे वर्क डन इन रोटेशनल मोशन, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये वैसे ही फॉर्मूला देखो कितने सिमिलर फॉर्मूलेज है। ओके, तो फॉर्मूले में आप लोगों को यहाँ पे लिखते समय या कंपेयर करते समय, याद रखते समय आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि किसी एक का फॉर्मूला याद रखो तो आप लोगों को दूसरे का कन्वर्जन अपने आप होने वाला है। ठीक है, दोनों बाय हार्ट करोगे तो अभी देखो कितने फॉर्मूलेज है। ओके, तो दोनों बाय हार्ट करना है, तो ये पूरा साइड और ये पूरा साइड आप लोगों को बाहर करना पड़ेगा। लेकिन यदि याद रखा तो आप लोगों को एक ही याद रखो ना, ए लीनियर मोशन का हम लोगों को ऑलरेडी स्टडी किया है, इसी का कन्वर्जन करना है। हर एक फॉर्मूला सिर्फ हम लोगों को करस्पॉन्डिंग चेंज करना है। क्या देखो, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हम लोगों को मालूम है ओनली फोर्स इज रिप्लेस्ड बाय टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट इज रिप्लेस्ड बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सिंपल फॉर्मूला है, जस्ट लीनियर का एंगुलर चेंज करना है। यस, वेरी गुड। तो ये सबको याद रखना है, लीनियर का एंगुलर में चेंज करना है। टॉर्क इज रिप्लेस, फोर्स इज रिप्लेस बाय टॉर्क, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज रिप्लेस बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी इज रिप्लेस बाय एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन इज रिप्लेस बाय एंगुलर एक्सेलरेशन, मास इज रिप्लेस बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिर्फ इतने करस्पॉन्डिंग चेंजेस करना है तो आप लोगों को ये पूरा का पूरा टेबल याद रहेगा। गॉट इट? समझ में आ रहा है? देखो पावर का फॉर्मूला क्या है, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, the rate at which work is done, that is called as a power। ये पावर का डेफिनेशन है, F into F vector dot V vector, ये हम लोगों को फॉर्मूला है। तो यही पावर का फॉर्मूला यहाँ पे आएगा, दैट इज F vector dot V है, तो F के जगह पे टॉर्क, V के जगह पे एंगुलर वेलोसिटी। ऑडिट, तो हम लोगों को ये रिलेशन मिलने वाले। तो ये अलग अलग फॉर्मूलेज आपको कंपैरेटिवली, दैट इज अ लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन का कंपैरिजन में आपको याद रखना है न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। ये टॉपिक के लास्ट में आए हम लोग। और एक, अब देखो कुछ आप लोगों को ऑब्जेक्ट्स दिए, ठीक है, जो अभी आज देखो अभी थोड़ा जो टर्म है जो टेक्स्ट बुक में नहीं दिया वो यहाँ पे भी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, थोड़ा आप लोग 5-7 मिनट निकालना अभी, और भी थोड़ा मतलब 11:30 के बाद भी यदि लगा तो, लेकिन अच्छे से समझ लगेगा, लेकिन टेक्स्ट बुक में नहीं है। ओके, इसलिए तो अब देखो ये टेक्स्ट बुक का ही फॉर्मेट है, इसके बाद मैं बताने वाला हूं। अब देखो पहला टर्म क्या है, दैट इज, क्या क्वेश्चन है हम लोगों को, देखो टेबल किसका है ये, दैट इज एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सम सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो हम लोगों को पहला जो है बॉडी क्या है, दैट इज अ थिन रिंग और हॉलो सिलेंडर, दोनों के लिए दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे रहेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू mr स्क्वायर है। ये हम लोगों को मिला, राइट है, रिंग के लिए। समझ में आ रहा है? अब देखो, अब रिंग के लिए यदि मैंने ऐसे कंसिडर किया, अब ये आप लोगों को एक्सिस ऑफ रोटेशन इंपॉर्टेंट है, ये एक्सिस लिखा ना सेंटर, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन भी इंपॉर्टेंट है। यदि मैंने ऐसे लिखा दैट इज दिस इज अ रिंग देयर, अच्छी तरह से समझ लेना क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हम लोगों को लगने वाला है। ओके, तो ये रिंग हो गया। अभी आप लोगों को दिया था ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जो अभी का जो डायग्राम है ऊपर का, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ओके, ये पॉइंट दैट इज सेंटर सी है। अब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग निकालना है अबाउट एन एक्सिस एज ए टेंजेंट, ये यहाँ पे निकालना है, ये टेंजेंट ऐसे मान लो। अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है दैट इज आर। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस दैट इज आई सी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये पॉइंट है जो मैंने कंसीडर किया, दैट इज सपोज ओ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट इज आई वो देयर। तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस एज अ टेंजेंट इस पॉइंट के बारे में चाहिए मुझे, तो मुझे अप्लाई करना पड़ेगा दैट इज प्रिंसिपल दैट ऑफ पैरेलल एक्सिस बाय लॉ ऑफ पैरेलल एक्सिस या प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस देयर। ये फॉर्मूला, ये प्रिंसिपल अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या फॉर्मूला है, I0 इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप लोगों का लॉ ऑफ पैरेलल एक्सिस का। ठीक है, तो IC यहाँ पे क्या है, IC मतलब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। तो ये फॉर्मूला कितना है, देखो ये यहाँ पे मैंने एरो करके बताया कितना है वो, दैट इज mr स्क्वायर। तो मुझे मिला ये
mr², ठीक है, प्लस m, h मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, ये r है, ओके, ये h के जगह पे r है, तो यहाँ पे मुझे h के जगह पे r लिखूंगा मैं, ओके, सिंस h इज इक्वल टू r, तो मुझे क्या मिला देखो, 2mr². दिस इज ऑल्सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग, दिस इज mi ऑफ अ रिंग. अब आपका कंफ्यूजन क्या है, देखो ये भी रिंग हो गया और यहाँ पे भी रिंग ही है, ये भी फॉर्मूला रिंग का ही है, सिर्फ चेंज क्या हुआ, सिर्फ इतना मैंने लिखा यमाया पर रिंग, तो ये रॉन्ग है, ओके, यमाया पर रिंग इतना ही लिखा तो रॉन्ग है, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, अबाउट एन एक्सिस एज अ टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. यदि मैं ऐसे लिखता हूं तो ये सेंटेंस राइट है. गॉट इट? सब लोगों को समझ में आ रहा है कि देखो ये जो मैंने लिखा है रेड में, शार्विल, ओके, बाकी रिया, अंकिता, बाकी सब लोग है, ओके, वेरी गुड. तो ये समझ में आ रहा है. अब देखो इसी को मैं थोड़ा चेंज करता हूं अभी, और थोड़ा ये पहले रिमूव करते हैं, या इसी को मैं यहाँ पे लिखता हूं. अब देखो, अब मैंने एक डायग्राम निकाला ऐसे, ये रिंग ही निकाल रहा हूं मैं, ये हॉरिजॉन्टल है, सिर्फ ये इसे वर्टिकल रखा है हम लोगों ने. पहले रिंग जैसे था ये हॉरिजॉन्टल था, ओके, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, ये वर्टिकल है, एंड द एक्सिस इज नाउ इन दिस वे, ऐसे. अब देखो ये पोजीशन, ये रिंग ही है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे जा रहा है, तो दोनों में अलग अलग डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस. अभी ये डायग्राम यहाँ पे छोटा हो रहा है इसलिए नहीं निकाला, ये याद रखो आप लोग. तो क्या आने वाला है, देखो क्या चेंज है, दोनों को समझ में आ रहा है, दोनों का एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम है क्या, ये दोनों डायग्राम कंपेयर करो, ये दोनों का एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम है क्या, देखो, सुयशा, राइट है, नो, क्या चेंज है, क्या चेंज है, कोई बताएगा, दोनों का एक्सिस ऑफ रोटेशन में क्या चेंज है, इन बोथ द कंडीशन देयर, दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन पासेस थ्रू द सेंटर, इसका भी सेंटर से पास हो रहा है, इसका भी सेंटर से ही है, दोनों भी सेंटर से पास हो रहे हैं, ओके, निखिल राइट है, एक डायमीटर जैसे एक्ट कर रहा है और ये डायमीटर नहीं है, रिमेंबर हियर इट इज, ये जो कंडीशन, ये जो दिखाया है ये डायमीटर नहीं है, ओके, और ये डायमीटर है, दैट इज द मेन डिफरेंस. तो दोनों भी सेंटर से पास हो रहे हैं लेकिन डायमीटर नहीं है, एंड इफ इट हैपेंस एट दैट टाइम वी हैव टू यूज द प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस. अब इसके लिए मुझे प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस यूज करना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं इसको, अब देखो एक एक्सिस निकालता हूं, अब हम लोगों को यहाँ पे एक्सिस से परपेंडिकुलर एक्सिस मिलने वाला है, तो हम लोगों को मिला कि इससे देखो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, हम लोगों को ऐसे रिलेशन मिलने वाला है, ठीक है. तो ये आई एक्स, ये एक्स एक्सिस है, अब ये ऐसे ही मुझे हम लोग को ये क्या है, ये वाई एक्सिस है, बोथ आर इन द प्लेन,
Okay, x axis और y axis both are in a plane, that's why both are acting as like a diameter. ये दोनों भी ix that is equal to iy दोनों भी equal, that is equal to id है, that is a diameter. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर. ठीक है, मतलब क्या हुआ, id मैंने लिखा तो क्या मिलने वाला, देखो iz इज इक्वल टू 2id, राइट है ये हम लोगों को मिलेगा. मिस id इज इक्वल टू क्या मिलने वाला, देखो iz अपॉन 2. iz कैसे, देखो ये z एक्सिस है एंड z एक्सिस इज कैसे है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर. मतलब क्या, कौन सा आया, ये z एक्सिस इज नथिंग बट दिस वैल्यू. ओके, ये इसके जैसे. अब देखो ये समझने के लिए मैं इसी डायग्राम को थोड़ा इसी डायग्राम को मॉडिफाई कर सकता हूँ. ये एक्स एक्सिस है, समझने के लिए देखो भी ये एक्स एक्सिस था और ये वाई एक्सिस है और ये जो है ये जेड एक्सिस है, ये जेड ये वाई. गॉट इट. अब देखो इसी को मैंने प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस मुझे यूज करना है. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एट द डायमीटर है, तो आईडी इज इक्वल टू आई जेड अपॉन 2. आई जेड मतलब क्या है, इसका वैल्यू कितना है, एम आर स्क्वायर. मतलब आई डी दैट इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अपॉन 2. दैट मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट अ डायमीटर मुझे क्या मिलने वाला है, दिस वन. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या है, एम आई ऑफ अ रिंग about an axis as a diameter. या एक्सिस कोइंसाइड्स विद द डायमीटर, आप लोग ऐसे बोल सकते हो. तो देखो भी ये भी यमाया पर रिंग था, राइट है, यहाँ पे भी रिंग है, लेकिन 3 अलग अलग फॉर्मूलेज मिल गए. अब देखो ये 3 अलग अलग फॉर्मूलेज है, ये तीनों भी फॉर्मूलेज रिंग के लिए ही है. इज इट करेक्ट. तो हम लोगों को इससे क्या पता चलता है, देखो न्यूमेरिकल पढ़ते समय हम लोगों को सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर रिंग ये नहीं पढ़ना है, उसके आगे का ये जो दिया रहता है, अबाउट एन एक्सिस एज अ टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन, अबाउट एन एक्सिस एज अ डायमीटर, ये हम लोगों को पढ़ना है. गॉट इट. ये समझ में आ रहा है. साहिल राइट, समझा है. राम साहब वेरी गुड. बाकी लोग तो सभी बॉडीज के लिए आप लोग ऐसे अप्लाई कर सकते हो, सभी के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मैंने अभी लिखा है ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, आप लोगों को ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल के लिए अप्लाई करना है. ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आया तो अच्छी बात है. तो आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना पड़ेगा, जो अभी अभी जो है उसके लिए, जैसे अभी जैसे पोजीशन पे है वैसे ही लिखना पड़ेगा अभी. ठीक है, उसी का स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा. ऑडिट क्योंकि टेक्स्ट बुक में नहीं है इसलिए. ओके, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि ये रब करना पड़ेगा तो आगे जाएंगे हम लोग. ठीक है, ले लिया ना. अब बाकी की बॉडीज आए, देखो अब यूनिफॉर्म डिस्क, डिस्क के लिए सेंटर के लिए कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाफ एम आर स्क्वायर. अभी डिस्क देखो ये यहाँ पे बीच का सॉलिड पार्ट, रिंग और डिस्क में वही है. ओके, तो इसके लिए भी बहुत सारे वैसे ही न्यूमेरिकल्स, इसके जैसे रिंग के लिए आप लोगों को अलग अलग कंडीशंस लिए थे, वैसे ही डिस्क के लिए भी आप लोग अलग अलग कंडीशंस ले सकते हो और आप लोगों को अलग अलग फॉर्मूलेज मिल सकते हैं. अबाउट एन एक्सिस, अभी यहाँ पे मैंने टेंजेंट निकाला तो हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज करेंगे, राइट है ना. ये यदि इस फॉर्मूले के लिए प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज. राम साहब जैसे परपेंडिकुलर है वैसे पैरेलल है, क्या मतलब क्या हुआ, समझा नहीं मैं. ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज करेंगे तो एज अ टेंजेंट हम लोग निकाल सकते हैं. ठीक है, तो अभी देखो समझने के लिए मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस अप्लाई किया, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, I0 इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर.
ओके, दैट इज इक्वल टू आई सी, मतलब ये फॉर्मूला आया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, ये सी पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है, ठीक है। तो ये हम लोगों को मिला, इट इज एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम एच के जगह पे कितना है यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस दैट इज आर है, तो ये एम आर स्क्वायर, तो हम लोगों को फॉर्मूला क्या मिलने वाला है, 3/2 एम आर स्क्वायर। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर डिस्क अबाउट एन एक्सिस एज ए टेंजेंट। ऐसे हम लोग हर एक के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हम लोग ये निकालेंगे बाद में, तो आप लोगों को अभी फिलहाल ये याद रखना था। अब यूनिफॉर्म डिस्क एज अ डायमीटर, अभी एज अ डायमीटर डायरेक्टली फॉर्मूला दिया है देखो, ओके, दैट इज, अब याद रखो सेंटर और डायमीटर के लिए, डायमीटर वो डिस्टेंस डिफरेंस क्या है वो देखो, यहाँ पे सेंटर के लिए एम आर स्क्वायर, ठीक है, डायमीटर ये सेंटर के लिए एम आर स्क्वायर है, तो डायमीटर के लिए उसका हाफ है, तो सेंटर के लिए देखो 1/2 है, तो यहाँ पे डायमीटर के लिए 1/4 है, मतलब जो भी सेंटर के लिए होता है उसका डायमीटर के लिए आधा होता है, ओके, ये इतना याद रखो। करेक्ट, ये हम लोगों को याद रखना है। अब देखो ये जो टेंजेंट मैंने निकाला और यहाँ का यदि मैंने टेंजेंट निकाला, तो क्या दोनों सेम टेंजेंट है क्या? ये ओ पॉइंट है। अब ये दोनों कंपेयर करके मुझे बता दो, ये और ये दोनों टेंजेंट सेम है क्या? यस और नो? आस्था नो, मतलब अभी दोनों के लिए फॉर्मूला अलग आएगा ना, दोनों के लिए फॉर्मूला अलग आएगा। अभी देखो दोनों के लिए ये यही फॉर्मूला मैं कैसे लिखता हूँ, इसके लिए ये ऊपर का हो गया, इसके लिए क्या आएगा, वैसे प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस I0 इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, यही आने वाला है। लेकिन अब यहाँ इसके लिए आई सी क्या है, ये दैट इज आई सी, इसके लिए ये आई सी था, ओके। हर एक के लिए अलग अलग कंडीशन के लिए आई सी अलग अलग होता है, ठीक है। तो हम लोगों को ये आया एम आर स्क्वायर बाय 4 प्लस ए एम आर स्क्वायर, तो मुझे मिला कितना देखो 5/4 एम आर स्क्वायर। ये भी टेंजेंट है, रिमेंबर हियर इट इज, लेकिन ये कैसे, ये जो निकाला हम लोगों ने ये क्या है, टेंजेंट इन इट्स प्लेन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर डिस्क अबाउट एन एक्सिस एज अ टेंजेंट इन इट्स प्लेन, ये एक कंडीशन है। और यहाँ पे जो है ये जो लिखा है हम लोगों ने, ये कौन सा है, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। इन इट्स प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये डिफरेंस है। परपेंडिकुलर टू प्लेन रहेगा तो ये हम लोगों का फॉर्मूला ये आया 3/2 एम आर स्क्वायर, आई इज इक्वल टू, एंड टेंजेंट इन इट्स प्लेन आया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए ये फॉर्मूला आएगा, दैट इज आई इज इक्वल टू 5/4 एम आर स्क्वायर। ये हम लोगों को अच्छे से याद रखना है। गॉट इट? समझ में आ रहा है ये सबको? ठीक है। अब देखो ये बाकी के ऐसे बॉडीज है आप लोगों को दिए टेक्स्ट बुक में भी, आप लोगों को ये अलग अलग बॉडीज है, उसका सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग बॉडीज के लिए क्या है वही दिया है, सिर्फ ये टेबल जो दिया था वो मैंने यहाँ पे आप लोगों को प्रोड्यूस किया, बाकी कुछ चेंज नहीं है। टेक्स्ट बुक में भी आप लोगों को ये एज इट इज टेबल है, इसमें कुछ चेंज नहीं है। तो ये आप लोग घर पे अच्छे से आज पढ़ लो, ठीक है। टुमारो वी हैव टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स, कल हम लोगों को, ओके। कितने लोग हैं देखो अभी, ओके 39 लोग हैं, लेकिन 39 लोग याद रखो अभी कल हम लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, लॉग टेबल लेके बैठना है आप लोगों के साथ में, ठीक है। तो वहां पे आप लोगों को न्यूमेरिकल्स समझ में आएंगे। गॉट इट? आज के लिए हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे। थैंक यू। जो भी डाउट्स रहेगा कल हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।